आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान प्री बोर्ड पेपर को हल करके बताया जाएगा। 2026 में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है, पेपर का कोड 347 BCI के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को जो है हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा बताना है और क्लोरोबेंजीन की जो है अभिक्रिया बताना है। इसमें 2 प्रश्न है और 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं। तो जो S1 अभिक्रिया होता है ना, वह नाभिक जो है रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, SN अभिक्रिया या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे? यह अभिक्रिया जो होता है ना, 2 पदों में होता है। कितने पदों में होता है? 2 पदों में। लिखेंगे यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होता है। पहला जो पद होता है ना, वो बहुत धीमी गति से होता है। जो अभिक्रिया होता है ये 2 पदों में संपन्न होता है, और लेकिन ये पहला जो अभिक्रिया होती है ना, इसमें तो धीमी गति से होता है, और दूसरा पद जो होता है ना, वह तीव्र गति से होता है। यह प्रथम कोड के अभिक्रिया होता है। मतलब जो यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो S1 अभिक्रिया है, यह जो है प्रथम कोड की अभिक्रिया होता है। इसमें प्रथम पद में क्या होता है? एल्किल हैलाइड जब क्रिया करता है तो कार्बोधनायन बनता है, तथा यह कार्बोधनायन नाभिरागी, देखिए नाभिरागी आ गया, तो नाभिरागी अभिक्रिया के बारे में पूछा गया। नाभिरागी अभिकर्मक से जब क्रिया करता है तो ये नया उत्पाद बना लेता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो एल्किल हैलाइड है, आर का नाम क्या है? एल्किल, और एक्स का नाम क्या है? हैलाइड। हैलाइड मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसके पास रहता है। तो ये एल्किन हैलाइड जब क्रिया करेगा तो ये कार्बोधनायन बना लेता है, और ये कार्बोधनायन जो बना है, यहाँ कार्बोधनायन बना है, यह नाभिरागी अभिकर्मक से जब क्रिया करता है तो एक नया उत्पाद बना लेता है। इसी अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेंगे। जब मेथिल क्लोराइड की जो क्रिया होता है तो ये बहुत धीमी गति से होता है, और यहाँ पर जो है कार्बोधन आयन बनाता है, और यही कार्बोधन आयन जब नाभिरागी अभिकर्मक से जब क्रिया करता है तो यह क्रिया बहुत तीव्र हो जाता है, और यहाँ पर मेथिल एल्कोहल जो है प्राप्त हो जाता है। तो S1 अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। नाभिरागी अभिक्रिया जो है अभिकर्मक जो है समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, इसको 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा क्या होगा एकदम याद हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न जो है क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कैसे कराया जाएगा, अब इनके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। अब क्लोरोबेंजीन का जब हैलोजनीकरण कराया जाएगा तो किसके उपस्थिति में कराया जाएगा? तो प्रकाश के अनुपस्थिति और आयरन या आयोडीन के उपस्थिति में जब क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से क्रिया कराने पर आर्थो और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब आर्थो या पैरा जो है, यहाँ आर्थो भी प्राप्त हो जाएगा या पैरा, दोनों चीज को ध्यान देना है। डाई क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर जो बना है ना, ये क्लोरोबेंजीन है। बेंजीन के रिंग में जब Cl जुड़ जाए ना तो उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये किससे क्रिया किया है? तो क्लोरीन से क्रिया करा है। किसके उपस्थिति में? निर्जल FeCl3 के उपस्थिति में जब क्रिया कराया गया है। तो यहाँ पर जो बना आर्थो, यहाँ पे जब जुड़ा था इसको आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा यहाँ बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। यहाँ आर्थो है, मेटा है, पैरा है। तो आर्थो जो बना है ना, यहाँ पर डाई क्लोरो, 2 क्लोरो इसने डाई बढ़ेंगे तो डाई क्लोरोबेंजीन बना, या आर्थो बोल सकते हैं, या यहाँ पर देखिए यह जो बनेगा ना अल्प मात्रा में बनेगा। क्या बनेगा? कम मात्रा में बनेगा। और यहाँ जो बनेगा अधिक मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पर भी 2 Cl है और यहाँ पर भी 2 Cl है। अब यहाँ पर ये जो है लगा है, इसको आर्थो बोलते हैं, और यहाँ जुड़ेगा तो क्या कहेंगे? पैरा कहेंगे। तो यहाँ पर पैरा जो है डाई क्लोरोबेंजीन बना, और उसके साथ ये Cl कहाँ से आया? जब यहाँ पर जब Cl जुड़ता है ना तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। तो एक हाइड्रोजन इसमें का और एक Cl इसमें का बचा है, ये बन जाएगा HCl हो जाएगा। अब क्रिया दोनों पक्ष क्या है? संतुलित है। अब कहेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 बेंजीन रिंग है, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है। यहाँ पर ये बताया गया कि ये अल्प
मात्रा में बना है और ये अल्प मात्रा में जब बना है और इसको थोड़ा सा और गर्म करेंगे तो ये पूर्ण मात्रा में बन जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 रिंग बनाना रहेगा, इधर आपका एक ही रिंग रहेगा लेकिन इधर आपका 2 रिंग बनाएंगे, एक आर्थो के लिए एक पैरा के लिए। ये कम मात्रा है और यह अधिक मात्रा है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। एकदम सेम ऊपर वाला जैसे अब क्रिया लिखे हैं वही अब क्रिया इसी तरह यहाँ पर भी लिखना है, बस यहाँ पर पदार्थ बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिए थे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन था, अब लिखेंगे जब सांद सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में, ये सांद सल्फ्यूरिक अम्ल है के उपस्थित में सांद नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। सांद नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो आर्थो, देखिए यहाँ आर्थो बोलते हैं, आर्थो और पैरा, यहाँ पैरा बोला जाएगा, आर्थो या पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है, मिश्रण बना है और उसके साथ जो है जल बाहर जो है निकला है। इसी अब क्रिया को क्या कहा जाता है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण हो गया। बस यहाँ पर यहाँ से क्या है, NO2 इसमें आ जाएगा, NO2 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर OH और यहाँ का एक H मिलेगा तो बन जाएगा जल बन जाएगा। तो यह अल्प मात्रा में बनेगा और यह अधिक मात्रा में बनेगा। यह पहला जो आर्थो होगा ना यह अल्प मात्रा में बनते हैं, तो यह बन गया क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या होता है, देखें क्लोरोबेंजीन को जब सांद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आर्थो बना है, पैरा बना है, SO3H, इसमें से यस खत्म हो गया, O3 खत्म हो गया और एक H खत्म हो गया, यहाँ पर क्या बचा, OH बचा है और यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पर भी जल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे यह अल्प मात्रा में बनेगा और यह पूर्ण मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनेगा, आर्थो पैरा, आर्थो भी बनेगा, यहाँ पर पैरा भी बना है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो है प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ सल्फोनिक मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, हाइलोजिनीकरण मतलब हाइलोजन पदार्थ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से जो क्रिया कराया जाता है वह हाइलोजिनीकरण अब क्रिया हो जाता है। अब अगला इसमें अब क्रिया दिया गया है, अब अगला अब क्रिया समझ लेते हैं, क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अब क्लोरोबेंजीन का जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता है, अब इसमें क्या बनेगा तो कहेंगे इसमें निर्जल AlCl3 के उपस्थित में क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरो रहेगा, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है। तो आर्थो क्लोरो एसीटोफिनोल तथा पैरा क्लोरो एसीटोफिनोल तथा यह Cl बनता है। यहाँ पर भी वही काम होगा, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, CH3COCl होता है, यह एसिटिल क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पर जो है क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन जब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा, आर्थो, यहाँ आर्थो बोला जाएगा, आर्थो जो है क्लोरो, ये क्लोरो है और एसीटोफिनोल बोला जाएगा, क्या बनाया जाए इसको, एसीटोफिनोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोल बनेगा और उसके साथ यह Cl पदार्थ जो है निकलेगा बाहर। कैसे Cl, क्योंकि यहाँ से जब जुड़ेगा ना, यहाँ से जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन इसमें का Cl यह है तो बने जाएगा आपका HCl हो जाएगा। तो यह जो बना है क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गया। तो यह प्रश्न जो है पूरा जो है अब समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 6 का जो है पूरा प्रश्न जो है फाइनल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ना, हाइलो एल्केन में एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, उसको SN1 अपक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। अभी यही प्रश्न जो है 5 का क में भी दिया है और 5 का जो है ख में भी दिया है, बस नाम बदल दिया, इसमें नाभि रागिक प्रतिस्थापन, इसमें नाभि रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कौन बताना है, SN1 अपक्रिया को क्रिया विधि समझाइए। जो अभी हम समझाया गया है, जो समझाया गया अभी बताया गया है, जो अभी बताया गया है SN1 अपक्रिया जो है प्रश्न नंबर 6 में बताया गया है, वही प्रश्न जो है आपको इसमें अथवा में भी दे दिया गया है। तो अभी अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है उसको करिए या इसको करिए, इसमें बस क्या है, प्रश्न को जो है अलग प्रश्न इसमें जोड़ दिया गया है। दोनों का जो है प्रश्न का उत्तर एक ही रहेगा। नाभि रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, बस इसमें भी है और यहाँ पर SN1 नाम रख दिया गया है, यहाँ पर SN1 अपक्रिया है, बस इसमें क्लोरोबेंजीन जोड़ा गया। यहाँ पर जो है क्या बताया गया, केवल रासायनिक समीकरण देना, इसमें 3 जो है आपको रासायनिक समीकरण देना है। मतलब दोनों का प्रश्न सेम है, बस यहाँ से एक क्वेश्चन अलग कर दिया गया है और नीचे जो प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर अलग कर दिया गया। तो दोनों का तो उत्तर सेम है दोनों का। बस ये अब यहाँ से जो अपक्रिया जो लिखना है रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण को समझ लेते हैं। पहला क्या दिया गया है, N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक के OH के साथ अभिकृत करते हैं। तो N जो ब्यूटिल है मतलब नॉर्मल जो ब्यूटिन क्लोराइड है वह एल्कोहलिक जो है के OH के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अब इसके बारे में जो है बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला वाला जो अपक्रिया लिखेंगे कि जो N ब्यूटिल क्लोराइड है मतलब नॉर्मल जो है ब्यूटिल क्लोराइड
क्लोराइड है, ब्यूटीन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन में Cl जुड़ा है, इसको कहेंगे नॉर्मल जो है ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CS और डबल बॉन्ड CH2, इसको कहेंगे 1 ब्यूटीन बनेगा। उसके साथ KCl बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा, जल बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख देंगे कि N ब्यूटिल क्लोराइड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो OH जो है H के साथ मिलाकर के जल बना लेता है, और यहाँ पर K और किसके साथ मिला लेगा, Cl के मिलाएगा तो KCl बनेगा। से जो कार्बन का यौगिक बचेगा इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे और इसको कहा जाएगा 1 ब्यूटीन। क्या बोला जाएगा, 1 नंबर पर जो है डबल बॉन्ड लगा है, इसे 1 ब्यूटीन कहा जाता है। अब अगला इस प्रश्न इसमें दिया गया है, इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, शुष्क ईथर के उपस्थित में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। शुष्क जो ईथर के उपस्थित में जब मेथिल जो है ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर शुष्क जो है, यहाँ पर जो ईथर के उपस्थित में जो है यहाँ पर मेथिल, ये क्या है, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br को बोला जाता है। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम धातु से करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथेन बनेगा और सोडियम जो है यहाँ पर ब्रोमाइड बनेगा। किसके उपस्थित में, तो यहाँ लिख सकते हैं शुष्क जो है ईथर के उपस्थित में जब मेथिल ब्रोमाइड सोडियम से क्रिया करेगा तो एथेन बनता है। अब अगला जो अभिक्रिया दिया गया, तीसरा अभिक्रिया है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती है। तो यहाँ पर एथिल जो ब्रोमाइड है और यहाँ सोडियम जो है एथॉक्साइड से जब क्रिया होती है तो यहाँ पर एथिल ईथर बनेगा। क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा और सोडियम का जो है ब्रोमाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ 3 अभिक्रिया इस प्रश्न में दिया गया था, तीनों अभिक्रिया जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यह प्रश्न जो है 8वां वाला भी प्रश्न जो है समाप्त हो गया। इसका यह प्रश्न और यह प्रश्न का दोनों को उत्तर बता दिया गया, क्योंकि 6 का क और इसका 8वां सेम है और इसमें बस ये 3 प्रश्न को जो है अलग से बताया गया, इसमें तीनों प्रश्नों को अभिक्रिया बता दिया गया। अब हमें यहाँ ख वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण के संबंध में किस प्रकार भिन्न होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को ऑक्सीकरण के संदर्भ में किस प्रकार भिन्न होते हैं, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो ये अलग अलग होते हैं, भिन्न क्यों होते हैं, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे कि जो यहाँ प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल होते हैं, जब यहाँ पर ऑक्सीकरण कराया जाता है ना तो उसके संदर्भ में जो है अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण के संदर्भ में भिन्न होते हैं, क्योंकि उनके ऑक्सीकरण उत्पाद क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो उसमें अलग उत्पाद बनेगा, द्वितीयक में जो ऑक्सीकरण कराएंगे तो उसमें अलग उत्पाद बनेगा। तो इसी के बारे में बताया जाएगा कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो वह भिन्न होते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीकरण उत्पाद क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब यहाँ प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण समझ लेते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो पहले एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, बाद में जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। जैसे यहाँ पर RCH2OH है, यह है प्राथमिक एल्कोहल। जब यहाँ एक R लगा रहेगा ना तो समझ जाएंगे प्राथमिक है, और R2 लग जाए ना तो द्वितीयक एल्कोहल माना जाता है। तो R यहाँ पर है, CH2OH है, और यहाँ ऑक्सीकरण जब करा रहे हैं तो ये CHO समूह, CHO समूह का मतलब कौन समूह कहा जाता है, एल्डिहाइड समूह कहा जाता है। एल्डिहाइड बना है, उसके साथ क्या बना है, जल बना है। अब पुनः जो यह एल्डिहाइड समूह बना है, पुनः उसका ऑक्सीकरण करा देंगे ना तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, COOH हो जाता है। तो RCOOH बन गया, यह बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह बन जाएगा। तो इसका मतलब प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं ना उसमें जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो पहले एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, पुनः जो है ऑक्सीकरण करा दिया जाता है ना तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि RCH2OH ये प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण हुआ तो यह एल्डिहाइड समूह बना, और यह एल्डिहाइड समूह का जब ऑक्सीकरण कराया गया तो यह जो बना है कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब यहाँ पर द्वितीयक एल्कोहल के बारे में समझेंगे, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या है। तो लिखेंगे जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो वह कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनेगा। ये क्या बन जाए, R2 जो है, R2 जो लगा, देखिए 2 लग गया तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाता है, R2 को कहा जाता है द्वितीयक एल्कोहल। CHOH है, और यह द्वितीयक एल्कोहल जब ऑक्सीकरण होता है तो R2CO बन जाएगा, और O और OH मिलकर
करके जल बाहर निकल जाता है। तो ये CO कौन सा समूह होता है, तो CO जो होता है ना वो कीटोनी समूह होता है, कीटोन समूह कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो कीटोन बनता है। तो प्राथमिक में क्या बना, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिकन बना, और द्वितीयक में क्या बना, तो द्वितीयक में कीटोन बना। अब तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो कहेंगे तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण जब होगा तो कहेंगे तृतीयक एल्कोहल आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। मतलब तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर कराएंगे तो वह बहुत आसानी से नहीं होता है, वो इसकी ऑक्सीकरण क्रिया बहुत कठिन होती है। तो इसमें कहा जाएगा इसकी ऑक्सीकरण कराना जो है क्या माना जाएगा, तृतीयक एल्कोहल आसानी से जो है ऑक्सीकृत नहीं होता है, यह ऑक्सीकरण क्रिया नहीं कर पाता है। तो तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो है समझ में आ गया होगा। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्यों भिन्न होता है कि इसमें देखिए एल्डिहाइड बन रहा है, कार्बोक्सिलिक बना है, इसमें क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, तो अलग अलग उत्पाद बन रहा है। तो इसका अंतर जो है समझ में आ गया होगा। तो अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। इसमें बताया ना है, इसमें कारण बताइए कि मेथॉक्सीमीथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है, क्यों होता है। कारण बताना है कि मेथॉक्सी जो मेथेन होते हैं उनके तुलना में जो एथेनॉल होते हैं उसका क्वथनांक उच्च क्यों होता है। अब इनके क्वथनांक के बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मेथॉक्सी जो मेथेन के तुलना में, मेथॉक्सी मेथेन के तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है। अब उच्च क्यों होता है, क्योंकि एथेनॉल में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आबंध बनाता है। हाइड्रोजन आबंध बनाने की वजह से उसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, जबकि मेथॉक्सी मेथेन हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। कितना आसान उत्तर है, क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मेथेन के तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि एथेनॉल में हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जबकि मेथॉक्सी मेथेन हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है। इसको 2 बार पढ़ देंगे ना तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये उत्तर। तो इसका 8वां वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखे। केवल यहाँ रासायनिक समीकरण लिखना है। बिलिमेशन ईथर संश्लेषण द्वारा तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर का बनना। तो यहाँ बिलिमेशन ईथर संश्लेषण विधि द्वारा जो है तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सोडियम तृतीयक ब्यूटेक्साइड की क्रिया किसके साथ करा दें, प्रोपिल आयोडाइड से कराई जाती है। तो तृतीयक ब्यूटिल जो है ना एथिल जो है यहाँ पर ईथर बनता है। तो कैसे यहाँ बनाएंगे, यहाँ रिएक्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जब लेंगे यहाँ पर C और यहाँ लिखेंगे CH3 रहेगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ लिखेंगे CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे C के साथ हो जाएगा यहाँ पर O और O के साथ जो लगा है यहाँ पर Na। तो इसका नाम है सोडियम तृतीयक ब्यूटेक्साइड जो है, और किसके साथ क्रिया करेगा, प्रोपिल आयोडाइड के साथ क्रिया करेगा। CH3 CH2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे CH2 और यहाँ हो जाएगा I के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा यहाँ पर C और ये लिखेंगे यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3, ये CH3 जो है यहाँ देख रहे हैं CH3 हो गया। अब यहाँ C और ये क्या है O, तो C हो ही क्या है, O हो जाएगा। अब O के साथ इसको जोड़ दीजिए पूरा, क्या है यहाँ पर CH2 के पास पुनः CH2 के बाद फिर CH3, लास्ट में CH3 हो जाएगा और प्लस जो हो जाएगा इसमें का I और इसमें का जो है Na मिला करके क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। तो ये जो अब क्रिया कराया गया है किसके साथ, अब इसका क्या नाम है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम जो हो जाएगा यहाँ पर ईथर आ गया, O आ गया तो ईथर हो गया। इसका नाम तृतीयक ब्यूटिल कैसे, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन हो गया ब्यूटिल, और एथिल ईथर जो इसको कहा जाता है, पूरा का नाम हो गया। और इसके साथ सोडियम आयोडाइड भी प्राप्त हुआ। तो ये सब क्रिया को जो है समझ लिए होंगे। अब अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न को समझते हैं कि अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीन, तो एसिटिलीन कैसे कराएंगे, मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ, जो है यहाँ पर जो है ना, यहाँ लिखेंगे किसके साथ क्रिया कराना है, एनिसोल के साथ लिखेंगे आपका एनी जो है सोल है, और एनिसोल का जो है फ्रीडल क्राफ्ट अब क्रिया कराना है। एनिसोल का जो है फ्रीडल क्राफ्ट अब क्रिया लिख देंगे यहाँ पर, फ्रीडल क्राफ्ट अब क्रिया अब कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर जो है ना एनिसोल लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर एनिसोल, और एनिसोल का क्रिया कराएंगे। तो एनिसोल का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ एनिसोल जो बनाएंगे तो कैसे बनेगा एनिसोल, ये जो बना है ना एनिसोल है। अब एनिसोल का जो क्रिया, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन रिंग में OCH3 जब जुड़ जाए ना तो इसको एनिसोल कहते हैं, और यह एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा, CH3COCl। फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया में एसिटिल क्लोराइड से ही क्रिया कराया जाता है। अब यहाँ पे जो बनेगा ना, यहाँ पर जो है एनिसोल जो है ना, एनिसोल है, एनिसोल। अब एनिसोल जो था तो एनिसोल तो ये रहेगा ही,
एनिसोल रहेगा। और यहाँ पर जो ना एनिसोल में जो आकर के यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, क्या जुड़ेगा, CO, इसमें का COCH3 जुड़ जाएगा, COCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो बना ना, यह पैरा पे बना है, क्या बना है, पैरा पर बना है। और यहाँ पर जो है यहाँ आर्थो पे बनेगा, ठीक है ना, आर्थो पे भी बना सकते हैं। ओ यहाँ OCH3 और यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा COCH3 हो जाएगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन जब निकला है ना Cl के साथ आ जाएगा तो ये बनेगा HCl हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपको याद रखेंगे, इसका नाम जो बनेगा यहाँ पर जो बनेगा तो ये तो पैरा हो जाएगा, क्या बनेगा, पैरा हो गया, पैरामेथाक्सी, क्या बनेगा, पैरामेथाक्सी जो है, पैरामेथाक्सी एसीटोफिनोन, क्या नाम है, एसीटोफिनोन इसका नाम है। और इसका नाम हो जाएगा आर्थो हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर, आर्थो जो है आर्थोमेथाक्सी जो है एसीटोफिनोन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बना है। किसके साथ क्रिया कराया गया है, तो एनिसोल का क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराया गया। तो यहाँ आर्थो, या पहले इसको बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, आर्थोमेथाक्सी एसीटोफिनोन और पैरामेथाक्सी एसीटोफिनोन। यह अल्प मात्रा में बनेगा, यह अधिक मात्रा में बनेगा। यहाँ इधर बेंजीन रिंग एक ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ 2 बना है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये कम मात्रा में है और यह अधिक मात्रा में है। तो अब अगला जो इसमें अब क्रिया क्या दिया गया है, अब अगला क्रिया समझ लेते हैं। इस एनिसोल का नाइट्रीकरण कराएंगे, एनिसोल का जो है नाइट्रीकरण कराएंगे। तो यहाँ पर जो नाइट्रीकरण कराएंगे तो एनिसोल लिख देंगे यहाँ पर, एनिसोल का जो है नाइट्रीकरण कराना है। अब कैसे नाइट्रीकरण होगा, नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, जिसमें नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा। एनिसोल का नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ जो है क्रिया कराया जाएगा, किसके उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में। ये जो बना है ना, ये बन गया, ये हो जाएगा आपका जो है, क्या रहेगा यहाँ पर, यह एनिसोल में OCH3 रहता है। और किसके साथ क्रिया कराना है, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 के साथ जब क्रिया कराएंगे और किसके उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर जो है मिलेगा आर्थो, यह हो जाएगा आपका OCH3 रहेगा। और यहाँ पर जो है नाइट्रो लग जाएगा, NO2 लग जाए, नाइट्रो लग गया। और यहाँ आर्थो पर भी बनता है, पैरा पर बनता है, लेकिन पैरा पर ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और जो है, और यहाँ ऊपर जो है ना, यहाँ पर देखें पैरा जो आर्थो पे कम, पैरा पर ज़्यादा बनता है। और इसके साथ क्या बनेगा, यहाँ से H, यहाँ से H जो है, यहाँ से देखिए H, यहाँ O2 खत्म हो गया तो इसमें OH बना है और इसमें एक बॉन्ड यहाँ लगा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा H2O, क्या बनेगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा। तो ये जो बना है एनिसोल का क्या बनाया गया है, नाइट्रीकरण कराया गया है। तो नाइट्रीकरण अब क्रिया जो है समझ में आ गया, यहाँ एनिसोल का नाइट्रीकरण और यहाँ एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट अब क्रिया है। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या पदार्थ बनाया गया। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है, तो प्रश्न नंबर 7 में बताया गया कि एथेनॉल से ब्यूटेन 1,3 डाई जो है आल बनाना है। तो यहाँ पर एथेनॉल लेंगे CH3CHO, इसका नाम है एथेनॉल। और ये कास्टिक सोडा के उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है ना, तो यहाँ पर क्या बनता है, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। क्या बनता है, 3 हाइड्रॉक्सी, मतलब 1 2 3, तीसरे नंबर पर OH लगा है, इसमें 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल बना। और 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल का जब ना अपचयन कराया जाता है ना, यहाँ पर अपचयन कराएंगे और किसके उपस्थिति में, तो LiAlH4 के उपस्थिति में, तो यह बन जाएगा आपका ब्यूटेनल यह बन गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और ब्यूटेन पर पहले नंबर पर यहाँ पर बना है आल है और तीसरे नंबर पर जो है आल है। तो क्या कहा जाएगा इसको, ब्यूटेन जो है 1,3 डाई जो है आल। डाई क्यों बोला है, क्योंकि इसमें OH 2 है, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, इसलिए इसको बोला जाता है डाई। और पहले नंबर पर OH है और तीसरे नंबर पर OH है। तो यहाँ पर जो है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन का जब यहाँ अपचयन कराया गया है तो यहाँ पर ब्यूटेन 1,3 डाई जो है आल बना हुआ है। अगला जो प्रश्न है, बेंजोइक अम्ल से जो है, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड बनाना है। अब यहाँ पर बेंजोइक अम्ल ले लेंगे, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल को लेकर के जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो बना है बेंजाइल क्लोराइड बना है। क्या बना है, यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड बना है, फास्फोरिक अम्ल बना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। लेकिन यहाँ पर बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले बेंजोइक अम्ल को लेंगे और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। और पुनः जो बेंजाइल क्लोराइड को जो है अपचयन करा देते हैं किसके उपस्थिति में, जो है PD और
BaSO4 बेरियम सल्फेट के उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो बना है बेंजल डिहाइड बन गया। क्या बना है? बेंजल डिहाइड हो गया है और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बना है। तो यहाँ पर बेंजोइक अम्ल से बेंजल डिहाइड बनाने के लिए दो रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। पहले फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, और बेंजाइल क्लोराइड को जो है यहाँ पर जो है अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर बेंजल डिहाइड बनेगा। अब अगला जो है क्रिया कराना है, बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथनोइक अम्ल बनाना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बेंजील जो है एल्कोहल को ले लेंगे और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ले लेंगे। अब यहाँ पर Br इसके पास जाएगा और OH और H मिल करके जल बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH2Br बना, और यहाँ पर बेंजीन रिंग, बस इसमें क्या हुआ? OH को और H को मिला करके यहाँ पर जल बन गया। अब इसको लेकर के ना KCl से क्रिया कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो Br के साथ चलाएगा तो क्या बनेगा? KBr हो जाएगा और Cl इसके पास चला जाएगा, ठीक है ना। पुनः इसको ला करके यहाँ पे गर्म करेंगे, किसके उपस्थिति में? जल अपघटन कराएंगे। अब जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बन गया क्या? जो है फेनिल जो है एथनोइक अम्ल बन गया, और उसके साथ जो है अमोनिया गैस जो है बाहर निकल गया। इसमें आपको 3 रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथनोइक अम्ल बनाने के लिए आपको 3 रिएक्शन लिखेंगे, तब जाकर के रिएक्शन पूरा होगा, और यही जो बना है ये फेनिल एथनोइक अम्ल है। तो यहाँ पर 3 जो है आपको रासायनिक समीकरण देना था, तीनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब यहाँ पर जो है ना, अब अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। पहला जो अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, बहुत ही आसान जो है इसका परिभाषा है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर जब बेंजल डिहाइड को लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर बेंजल डिहाइड को लेकर के जब गर्म करेंगे, बेंजल डिहाइड की जो है अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? तो कहेंगे बेंजल डिहाइड की जो अभिक्रिया है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा से जो है कराने पर क्या बनेगा? तो लिखेंगे यहाँ पर, जब बेंजल डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से कराने पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा मेथिल। क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम जो है बेंजोएट बनता है। सोडियम बेंजोएट बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? कैनिजारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बस इसको 2 बार पढ़ देंगे ना तो अभिक्रिया आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे इसका उत्तर लिखेंगे? अब यहाँ पर रिएक्शन जो है कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जो है ना क्या लेना है? बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड का सूत्र क्या होता है? कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 CHO, यह हो गया बेंजल डिहाइड। और यहाँ पे क्या लेंगे? NaOH कास्टिक सोडा ले लेंगे। ले करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा बेंजील। क्या बनेगा? यहाँ पर बेंजील जो है, यहाँ पर बेंजील एल्कोहल बनेगा। बेंजील जो है एल्कोहल, यहाँ मेथिल एल्कोहल लिख दिया गया, बेंजील रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर? बेंजील एल्कोहल। यहाँ पे जो है ना बेंजील बना लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। बेंजील क्या रहेगा? बेंजील एल्कोहल बनता है तथा सोडियम बेंजोएट। क्या बनेगा यहाँ पर? कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 CH2 और यह हो जाएगा OH। इसका नाम होता है क्या हो जाएगा? बेंजील एल्कोहल होता है। और यहाँ कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 COONA, इसका नाम हो गया सोडियम जो है सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या क्या बनेगा? जब कैनिजारो अभिक्रिया में क्या क्या मिला करके बनाना है? जब कैनिजारो अभिक्रिया में जो लेकर के यहाँ पर जब बेंजल डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? बेंजील। क्या बनेगा? बेंजील एल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लगा लेंगे, दोनों पक्ष क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। यह बेंजल डिहाइड है और यह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका नाम बेंजील एल्कोहल है। क्या नाम है? बेंजील एल्कोहल है। इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट। इसी अभिक्रिया को कैनिजारो
कैनिजारो अपक्रिया कहा जाता है। तो कैनिजारो अपक्रिया को जो परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो अपक्रिया है क्रॉस जो है एल्डोल संघनन क्या है। अब क्रॉस एल्डोल संघनन किसे कहते हैं, मतलब इस अपक्रिया की जो है परिभाषा समझेंगे। तो अब इसकी परिभाषा जो होता है एथेनल, क्या लेंगे यहाँ पर एथेनल लिखिए या बेंजल जो है एथेनल लीजिए या एसल्डिहाइड लीजिए, दोनों में से एक ही नाम होता है। जो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा, जो एसल्डिहाइड का जो है आईपीएससी नाम क्या होता है एथेनल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर एथेनल के दो अणु, एथेनल के कितने अणु दो अणु, एथेनल के दो अणु NaOH के साथ NaOH के साथ जो है NaOH के उपस्थित रहेगा, NaOH के दो अणु NaOH के उपस्थित में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, गर्म किया जाता है तो एल्ड्रोल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को जो है क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। इसको दो बार पढ़ दीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा। यहाँ पर एथेनल के कितने अणु लेंगे, या एसल्डिहाइड कहिए या एथेनल कहिए, दो अणु किसके उपस्थित में NaOH के उपस्थित में गर्म किया जाता है तो एल्डोल बनता है। अब कैसे बनेगा, यहाँ पर जो है रिएक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है ना यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ जाएगा EH और यहाँ लिखेंगे आपका जो है प्लस ले लेंगे यहाँ पर प्लस, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पर जो लिया जाएगा, अब यहाँ पर वही काम करेंगे। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर CH3 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर CH3 या लिख सकते हैं EHC, यहाँ लिख देंगे आपका EH हो जाएगा, और यहाँ पर जो है लिखेंगे आपका EH हो जाएगा, और यहाँ पर जो है C और यहाँ लिखेंगे EH और लिख देंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड O। मतलब यही जो है दोनों सेम है, ठीक ना, ये प्लस लगा बीच में, मतलब ये जो है ना एथेनल है और ये भी जो है एथेनल है CH3CHO, ठीक ना, दोनों में एकदम सेम है। अब यहाँ पे जो ना अब इसको क्रिया जब कराएंगे, किसके उपस्थित में क्रिया कराएंगे, तो कहेंगे यहाँ पर NaOH के उपस्थित में क्रिया करा देंगे। तो अभी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जो है एल्ड्रोल। क्या बनेगा, एल्ड्रोल कैसे बनता है, CH3C डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा OH O यहाँ देखिए डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा OH हो जाएगा, और नीचे सिंगल बॉन्ड EH और लिखेंगे यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड EH और यहाँ नीचे रहेगा सिंगल बॉन्ड EH और यहाँ C डबल बॉन्ड O। यही नाम है इसका, याद रखें यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक ना, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्ड्रोल। क्या नाम है, एल्ड्रोल इसका नाम है। इसलिए इस सब क्रिया को क्या कहा जाता है, क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। इसमें क्या लेना रहता है, इसमें दो जो है ना एथेनल का अणु को लेकर के किसके साथ गर्म करेंगे, NaOH के उपस्थित में जब गर्म करते हैं ना तो यहाँ पर एल्ड्रोल बनता है, और एल्ड्रोल मतलब क्या है CH3COH, एकदम सेम है CH3C, बस इसमें का H यहाँ पे चला जाएगा, बस ध्यान देंगे, और सेम आपको उतार दीजिए, ठीक ना, या सेम उतार जाएगा, बस ये क्या होता है यहाँ का H इसके पास चला जाएगा, OH के हो जाएगा, और यहाँ पर ला करके इसको ज्वाइंट कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये एथेनल है, ये भी एथेनल है, और किसके उपस्थित में, NaOH के उपस्थित में जब गर्म किया गया है तो एल्डोल बना है। इसी अपक्रिया को जो है क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाता है। अब सीखेंगे अगला अपक्रिया। अब जो अपक्रिया रोजेन मूल अपचयन क्रिया क्या है, तो यहाँ लेंगे, क्या लेंगे, आ जाएगा बेंजाइल। क्या लेंगे यहाँ पर, बेंजाइल लिख लेंगे यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड का उबलती हुई बेंजाइल क्लोराइड की उबलती हुई जाइलीन में बेरियम सल्फेट तथा पैलेडियम उत्प्रेरक की
उपस्थिति में जब अपचयन कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है तो क्या बनता है? अपचयन कराया जाता है तो बेंजल डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। क्या लेना है? बेंजाइल क्लोराइड लेना है। बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र क्या है? यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड का जो सूत्र है, अब ये हो जाएगा COCl, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। और इसका अपचयन करा लीजिए। अपचयन मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन H बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, और ये बनेगा बेंजल डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजल डिहाइड, CHO, बेंजल डिहाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसके साथ? H जो है HCl बन जाएगा। इसमें का H जो यहाँ का जो Cl जो है हट जाएगा, इसके H के साथ आ जाएगा। और संतुलित करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 H है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 2 H है, ठीक है। दोनों पक्ष क्या है? संतुलित हो जाएगा। तो क्या लिया जाएगा यहाँ पे? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड को उबलती हुई जो है किस में लेंगे? यहाँ पर जो है जाइलिन की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में यहाँ रहेगा? BaSO4 रहेगा। और PD के उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा? बेंजल डिहाइड बनेगा। और बेंजल डिहाइड जो बनेगा, इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ इसमें 3 अभिक्रिया जो है पूछा गया था, तो तीनों अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है, कारण सही समझाइए कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। अब जो एनिलीन जो होता है ना, वह जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है प्रदर्शित नहीं करती है। मतलब क्यों नहीं प्रदर्शित करती है, इसका कारण बताना है। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर जो एनिलीन है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? एनिलीन जो है ना, एनिलीन जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो एनिलीन जो होती है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। एनिलीन जो होता है क्षारीय स्वभाव, एनिलीन जो होता है क्षारीय स्वभाव के कारण जो है यहाँ पर कारण AlCl3 से क्रिया करके, क्या करके यहाँ पर क्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं। लवण का जो है निर्माण करती हैं। और जो है ना, और आगे कोई क्रिया नहीं करती हैं। और लिखेंगे यहाँ पर, और आगे कोई क्रिया नहीं करती हैं। आगे कोई जो है क्रिया नहीं करती हैं। हो गया। कितना आसान है। एनिलीन जो होते हैं ना, क्षारीय स्वभाव के कारण AlCl3 से क्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं, और आगे कोई क्रिया नहीं करती हैं। अब यहाँ पर जैसे एनिलीन जो है ना, यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ एनिलीन, अब एनिलीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा रहे? NH2 जुड़ा रहेगा। यही एनिलीन है। किससे क्रिया करेगा? AlCl3 से जब क्रिया कर लेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक लवण बना लेगा। और लवण जो बनेगा, इसके बाद से आगे जो है क्रिया वो नहीं कर पाता है। यहाँ बनेगा NH2 बनेगा, और यहाँ बनेगा Al बन जाएगा, और यहाँ Cl3 बनेगा। और जो है यह कॉम्प्लेक्स जो है साल्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बनेगा ना, ये आगे कोई क्रिया कर ही नहीं पाएगा। जब आगे कोई क्रिया यहाँ पर एनिलीन जो है करेगा ही नहीं। और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में उत्प्रेरक क्या लेते हैं? AlCl3 ही लिया जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया का उत्प्रेरक क्या होता है? AlCl3 होता है। तो इसका उत्तर जो है इतना आपको लिखना रहेगा कि एनिलीन क्षारीय स्वभाव के कारण AlCl3 की क्रिया करके लवण का निर्माण करती है, और आगे कोई क्रिया नहीं कर पाती है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, अब अगला प्रश्न समझेंगे। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंसबर्ग जो है ना, हिंसबर्ग क्या है? हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान किस प्रकार की जाती है? इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा जो है एमिनो को जो है पहचान किया जाता है। तो
पहले प्राथमिक के लिए समझेंगे, उसके बाद द्वितीयक के लिए, उसके बाद तृतीयक के लिए जो है हिंसवर्ग अभिकर्मक के बारे में समझेंगे। अब यहाँ हेडिंग डालेंगे प्राथमिक जो है एमीन के लिए जो है हिंसवर्ग अभिकर्मक क्या होते हैं। प्राथमिक एमीन। अब प्राथमिक एमीन के बारे में पहले समझ लेते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो प्राथमिक एमीन अगर पहचान करते हैं तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा हिंसवर्ग अभिकर्मक। क्या लेंगे? हिंसवर्ग अभिकर्मक को जो है के साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन जो है हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करते हैं तो यन एल्किल बेंजीन जो है सल्फोनेमाइड जो है बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि प्राथमिक एमीन, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर प्राथमिक एमीन हिंसवर्ग अभिकर्मक। कौन सा वर्ग है? हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ, हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ जब गर्म करते हैं, अभिकर्मक के साथ जब गर्म करते हैं, अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं, साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो क्या बनता है? गर्म करते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है यन एल्किल जो है बेंजीन, यन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है या बनते हैं। अब यहाँ प्राथमिक जो एमीन है वह किसके साथ क्रिया करने जा रहे हैं? हिंसवर्ग। अब हिंसवर्ग अभिकर्मक क्या होते हैं? तो हिंसवर्ग जो अभिकर्मक होते हैं बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड को ही हिंसवर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। अब यहाँ हिंसवर्ग अभिकर्मक के लिए अब यहाँ बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहाँ से जब इसको क्रिया कराएंगे, यहाँ से जो क्रिया होगा ये बेंजीन रिंग बन गया और यहाँ पर जो है SO2 और ये Cl है, इसका नाम है हिंसवर्ग अभिकर्मक। और ये जो प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन जो है EN और यहाँ पर यहाँ पर जो है EH और ये बनेगा R, ठीक ना। इसका नाम हो जाएगा प्राथमिक एमीन है। जब ये प्राथमिक एमीन या हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो इसमें का H और इसमें का Cl जो है बाहर निकल जाएगा और यहाँ जो बन जाएगा इसका नाम हो जाएगा, अब ये बेंजीन है, बेंजीन बना लेंगे। यहाँ पर बेंजीन के साथ कौन जुड़ा है? तो SO2 है, SO2 रहेगा और जो है Cl और H जो है बाहर निकल गया, HCl बाहर आ गया तो बचा गया। तो यहाँ बचा क्या? NH बचा है और क्या बचा है? R बचा है और बाहर कौन निकल गया? बाहर जो है HCl निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा? यहाँ पर HCl। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यही जो बना है प्राथमिक एमीन का जो है पहचान हुआ है। प्राथमिक एमीन जो है हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ जब गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? यन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो है प्राप्त हुआ है। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं प्राथमिक एमीन की पहचान। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीयक एमीन की पहचान क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीयक एमीन की पहचान कैसे करेंगे? द्वितीयक एमीन। अब द्वितीयक एमीन का जो है पहचान करने के लिए पुनः जो है जैसे हम लोग प्राथमिक एमीन लिए थे, अब यहाँ लिखेंगे द्वितीयक एमीन। और द्वितीयक जो एमीन है यह भी क्रिया जब करेगा, द्वितीयक एमीन किसके साथ क्रिया कराना है? तो द्वितीयक एमीन हिंसवर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है, के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पर गर्म करते हैं तो जो इसमें पहले वाले नंबर पे जो बना उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखना रहेगा। उसमें यन केवल था, यन एल्किल, इसमें बनेगा यन, क्या लिखेंगे यहाँ पर? यन और कामा दे करके लिखेंगे यन कि यहाँ क्योंकि द्वितीयक है इसमें यन कामा यन डाई हो जाएगा और लिखेंगे एल्किल
डाई एल्किल, और यहाँ बनेगा बेंजीन, बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड बनता है। अब इसका रिएक्शन को समझ लेते हैं। द्वितीयक के लिए क्या बनेगा, तो द्वितीयक के लिए जो हम बनाएंगे, द्वितीयक एमीन यहाँ ले लेंगे और द्वितीयक एमीन जो है क्रिया कराएंगे। अब यहाँ पर जब द्वितीयक एमीन की जब क्रिया होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पुनः जो है बनाएंगे अब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में जो है यहाँ पर जोड़ेंगे किसको, यहाँ पर जुड़ेगा SO2, SO2 Cl जुड़ जाएगा प्लस, और यहाँ बनेगा यहाँ पर H, और यहाँ N, और ये बनेगा R, और ये बनेगा R, और यहाँ देखिए पहले क्या था, यहाँ H था, अब RR हो गया। अब ये क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बस याद रखिएगा यहाँ पर R है और ये भी क्या है, R है। पहले वाला में क्या था, H था, अब यहाँ क्या हो गया, RR हो गया, क्योंकि डाई जो है एल्किल है, यहाँ डाई एल्किल आपको जो है बनना है। तो अब यहाँ से H और Cl, HCl बाहर आ जाएगा, बनेगा क्या यहाँ पर, बनेगा आपका यहाँ पर बेंजीन रिंग बना लेंगे। यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाने के बाद से वही जो रहेगा SO2 तो रहेगा ही, और H इसमें का और Cl हट जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पर N बचेगा, क्या बनेगा यहाँ पर N हो गया, और यहाँ पर एक एल्किल हो गया, और यहाँ एक एल्किल हो गया, डाई एल्किल हो जाएगा, और प्लस जो है HCl बाहर आ जाएगा। यह द्वितीयक जो है एमीन की पहचान हो गया, द्वितीयक एमीन का जो है पहचान कर दिया गया। अब तृतीयक जो एमीन है, अब तृतीयक एमीन जो होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे तृतीयक एमीन, और तृतीयक एमीन का पहचान लिख लेंगे। तो तृतीयक एमीन का अगर पहचान लिखते हैं तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, तृतीयक एमीन के आगे कि यह जो होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करते हैं। लिख लेंगे यहाँ पर, यह जो है तृतीयक है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करेगा तो N एल्किल बेंजीन बनेगा, और ये द्वितीयक एमीन जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा, और तृतीयक जो एमीन है वह हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जो है क्रिया नहीं करते हैं। तो यह प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन का पहचान आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या है। अब डाई एजोटीकरण अभिक्रिया की जो है परिभाषा समझेंगे और अभिक्रिया को कराया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब एनिलीन की क्रिया, एनिलीन की जो क्रिया है वो किसके साथ कराते हैं, नाइट्रस जो है अम्ल, नाइट्रस अम्ल तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं, एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर एनिलीन लेंगे, एनिलीन का जो है सूत्र क्या होता है, मतलब इसका प्रतीक क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग रहेगा, और इस बेंजीन रिंग में ऊपर NH2 जुड़ा रहेगा, यह हो गया एनिलीन, और किसके साथ क्रिया कराना है, HNO2 नाइट्रसियम, और किसके साथ, HCl के साथ क्रिया करा लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो बनेगा इसका नाम क्या रहेगा, यहाँ पर EN2 रहता है, EN2 जो है EN2 और Cl होता है, ठीक है ना, इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड।
और इसके साथ जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, उसके साथ जो है जल प्राप्त हो जाएगा H2O, है ना। अब इस अभिक्रिया को जो है ही क्या कहते हैं, डाई एजोनियम जो है ना, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या क्या मिलाया गया है, तो यहाँ पर जो है ना यह एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है, जो यहाँ पर बेंजीन रिंग में NH2 समूह जुड़ जाए इसको एनिलीन कहते हैं। और ये नाइट्रस और HCl, और ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। और संतुलित करके चेक कर सकते हैं, H यहाँ 2 हो रहा है, 2 यहाँ है और ऊपर 2 मिलकर के 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, O के आगे 2 है, दोनों पक्ष क्या है, संतुलित है। अब अगला अपक्रिया समझेंगे, अगला अपक्रिया क्या है। अब अगला जो अपक्रिया देख सकते हैं थैलेमाइड संश्लेषण जो अपक्रिया है। अब इस अपक्रिया के बारे में समझ लेते हैं कि क्या यह अपक्रिया होता है। और यह अपक्रिया तो हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जब थैलीमाइड को किसके साथ क्रिया कराएंगे, यहाँ पर जो है कास्टिक पोटास के साथ, कास्टिक जो है पोटास या कास्टिक जो है हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, कास्टिक हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक जो है हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक ध्यान दीजिए, कास्टिक जो है पोटास लिख दीजिए यहाँ पर, कास्टिक पोटास ही ले सकते हैं। कास्टिक जो है यहाँ पर पोटास रहेगा, कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है। पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त होता है, जिसे एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कितना आसान है, कैसे लिखेंगे, जब थैलेमाइड को किसके साथ, कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम जो है थैलेमाइड प्राप्त हो जाता है। और जिसे एल्किल हैलाइड से जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, एन एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। इसी क्रिया को जो है यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है थैलेमाइड बनाएंगे। अब थैलेमाइड कैसे बनता है, पहले बेंजीन रिंग बना लीजिए। क्या बना लीजिए, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग बनाने के बाद से, और यहाँ बेंजीन के रिंग के पास, यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग के पास जो है CO लगा लेंगे। और यहाँ पर जो है ना NH लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, NH। ये इसका नाम क्या है, थैलेमाइड है। और किसके साथ क्रिया करेगा, KOH के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो अब यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग बना लीजिए, पहले बेंजीन रिंग बन जाएगा। और ये जो है CO जो था, पहले CO जो था इसके पास जो है CO उतार लेंगे। और इसके साथ जो कौन आ जाएगा, N और K इसके पास आ जाएगा। तो ये बन जाएगा NK बन जाएगा। और इसके साथ OH और H मिला करके जल जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आप लोग समझ में आ गया कितना आसान है। H और OH के साथ मिला करके क्या बाहर निकला, जल बाहर निकल गया। अब जो है अगला काम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है ना, अब इसको उतार लेंगे। यहाँ पर जो बना है अभी, जो पोटेशियम जो है ना थैलेमाइड बना है, और पोटेशियम थैलेमाइड को यहाँ पर पहले नोट कर लेंगे। पोटेशियम थैलेमाइड जो है यहाँ पर N और यहाँ K आ गया। अब किसके साथ क्रिया करा देंगे, एल्किल हैलाइड RX से क्रिया कराएंगे। जब RX से क्रिया कराएंगे ना तो R के साथ कौन चला जाएगा, R के साथ जो है देखिए यहाँ पर K और X एक पास हो जाएगा, K और X एक पास हो जाएगा और R इसके पास आ जाएगा। केवल उतारना है, बस थोड़ा सा समझ लेना, ये अपक्रिया केवल उतारा जाता है। CO हो गया और यहाँ देखिए अब R इसके पास आएगा, K इसके पास जाएगा, बस हो गया N और यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, NR हो गया और प्लस जो है यहाँ पर KEX हो जाएगा। यही जो है थैलेमाइड जो है संश्लेषण अपक्रिया हो गया। और ये जो बना है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है N एल्किल, इसका नाम हो जाएगा N एल्किल थैलेमाइड, इसका नाम हो जाएगा थैलीमाइड हो जाएगा, ठीक ना। यह अपक्रिया समाप्त हो गया। तो कितना आसान है, बस अब देखिए ये क्या हुआ, इसमें H और OH मिला करके जल बना है, ठीक, जल बन गया। अब यहाँ पे इसको ला दीजिए और R इसके पास ला दीजिए, KX के पास ला दीजिए,
फाइनल। कितना आसान रिएक्शन दिया हुआ है। अब सीखेंगे अगला अभिक्रिया। अब अगला जो अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया। अब हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया क्या है। अब लास्ट अभिक्रिया ये है, लिखेंगे जब प्रोपेनमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा KOH के साथ कराई जाती है तो एथिल जो है एमीन बनता है। क्या बनता है, एथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। ये जो सूत्र बना ना C2H5CONH3, इसका नाम है प्रोपेनमाइड है, और ये Br2 ये ब्रोमीन है, और ये KOH का नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये जो क्रिया किया गया तो एथिल एमीन बना। क्या बना है, एथिल एमीन बना। उसके साथ पोटेशियम ब्रोमाइड बना, K2CO3 बना, पोटेशियम कार्बोनेट, और ये बना है जल। तो इसी अभिक्रिया का नाम है हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया। इसमें क्या लेना रहता है कि इसमें प्रोपेनमाइड लेते हैं, ब्रोमियम लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं और एथिल एमीन जो है प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को जो है हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कहा जाता है। तो